हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, योग दर्शन एवं क्रिया योग नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि वैक का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट टू फोर्थ योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर थर्ड के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर थर्ड चैप्टर नंबर 5 आसन सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपने कभी नोटिस किया है कि जब तुम टेंशन में होते हो तो बॉडी भी टाइट हो जाती है और जब रिलैक्स होते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली लूज हो जाती है। तो बस इसी कनेक्शन को कंट्रोल करना ही योगा का मैजिक है। और आज हम बात करने वाले हैं आसन के बारे में, यानी कि आसन आखिर है क्या। तो चलिए इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय यानी कि प्रस्तावना में हम देखेंगे कि योग में जो आसन का महत्व है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि ये केवल एक शारीरिक कसरत ही नहीं है बल्कि मन और शरीर की स्थिरता का भी माध्यम है। तो आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा एक स्टूडेंट था राहुल, तो एग्जाम के टाइम इतना स्ट्रेस ले रहा था कि ना ढंग से बैठ पा रहा था ना पढ़ पा रहा था। फिर उसके फ्रेंड ने बोला कि भाई डेली 10 मिनट योगा कर, और उसने अपने सिंपल आसन स्टार्ट किए। तो रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट? उसका रिजल्ट हुआ उसकी जो बॉडी है वो स्टेबल हुई, उसका मन भी शांत हुआ और उसका जो फोकस है वो भी इंक्रीज हुआ। तो आसन जो है वो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि ये हमारी बॉडी और माइंड को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। तो आसन साधक को अगले चरणों प्राणायाम, ध्यान, समाधि के लिए तैयार करता है। यानी कि ये आगे के जो योगा स्टेप्स है जैसे कि प्राणायाम हो गए, मेडिटेशन हो गए, इनके लिए एक बेस बनाता है हमारा आसन। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आसन अर्थ एवं परिभाषा को लेकर। तो स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिएगा आसन आखिर होता क्या है। तो आसन बैठने की स्थिर और सुखद स्थिति, यानी कि स्टूडेंट ऐसी पोजीशन जिसमें तुम स्टेबल और कंफर्टेबल बैठे हो, उसी को कहते हैं हम आसन। तो पतंजलि जी ने ये अपने इस तरीके से कुछ परिभाषा दी आसन की। उन्होंने कहा स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि ऐसी पोजीशन, वह स्थिति, वो स्तर जो कि हमें सुखद और स्थिर बना सके। यानी कि जो पोजीशन स्टेबल भी हो और कंफर्टेबल भी हो, वही हमारा आसन है। तो स्टूडेंट, अगर तुम जबरदस्ती डिफिकल्ट पोज में हो तो वो आसन नहीं, अगर तुम रिलैक्स और स्टेबल हो तो वो परफेक्ट आसन है। तो हठ योग दीपिका क्या कहता है? हठ योग दीपिका में आसन शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने का साधन माना गया है। हठ योग दीपिका में तो यही था हमारा आसन का अर्थ और उसकी परिभाषा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आसनों का उद्देश्य है। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर इनके गोल्स क्या है, यानी कि आसन करने का रीजन आखिर है क्या। तो इसके 4 मेन गोल है। सबसे पहला हमारा बॉडी को, हेल्थ को परफेक्ट बनाना, यानी कि शरीर को स्वस्थ, लचीला और रोग मुक्त बनाना। यानी कि इससे जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी बॉडी है, वो हमारी फ्लेक्सिबल भी बनेगी और रोग मुक्त भी बनेगी। सेकंड आता है ध्यान और प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करना, यानी कि मेडिटेशन के लिए जो रेडी है वो हमें करता है हमारा आसन। इसी के साथ साथ मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करना, यानी कि जो मेंटल पीस और हमारी जो एकाग्रता है उसको प्राप्त करना भी हमारे आसन का उद्देश्य होता है। और लास्ट आता है आध्यात्मिक साधना के मार्ग में सहयोग करना, यानी कि जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उसको भी बढ़ाता है हमारा आसन। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा कि जो जिम है वो बॉडी स्ट्रोंग बनाता है, लेकिन जो योगा है वो बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रोंग करता है। तो यही था हमारा आसनों का उद्देश्य।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आसनों का वर्गीकरण। तो अब हम जान लेते हैं कि जो हमारे आसन है वे कितने टाइप्स के हैं, कितने उनके प्रकार है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रकृति के अनुसार यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग कितने आसन होते हैं, तो नेचर के अनुसार 3 आसन होते हैं, ध्यानात्मक, उपचारात्मक और शरीर संवेदनात्मक। तो ध्यानात्मक कौन से होते हैं, इसमें आगे आपके पद्मासन, सिद्धासन और स्वास्तिक आसन, यानी कि जो ध्यान वाले आसन होते हैं उनको हम कहते हैं ध्यानात्मक आसन। सेकंड हमारे आते हैं उपचारात्मक। तो स्टूडेंट जो हमारे ध्यानात्मक आसन होते हैं वे हमारे मेडिटेशन के लिए बेस्ट होते हैं। सेकंड आते हैं उपचारात्मक आसन यानी कि थ्योरेपेटिक आसन। तो इसमें आते हैं भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, यानी कि ये हमारे रोगों से मुक्ति में हमें हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे किसी रोग के उपचार में हेल्प करते हैं। थर्ड आता है शरीर संवर्धनात्मक आसन, ताड़ासन, त्रिकोणासन और गरुड़ासन। तो ये जो हमारे आसन होते हैं ये हमें स्ट्रेंथ यानी कि ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन प्रदान करते हैं। तो ये तो प्रकृति के अनुसार 3 आसन हमारे हो गए। सेकंड हमारे आते हैं स्थिति के अनुसार। तो स्थिति के अनुसार कौन कौन से आसन होते हैं, तो स्थिति के अनुसार स्टूडेंट हमारे 3 प्रकार के आसन होते हैं, पहले खड़े होकर, सेकंड बैठकर और थर्ड हमारा लेटकर। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसन कौन से हो गए, जैसे कि आपका ताड़ासन हो गया या आपका त्रियक ताड़ासन हो गया, त्रिकोण आसन आ गया या वीरभद्रासन हो गया। तो ये सभी आपके खड़े होकर किए जाने वाले आसन है। तो स्टूडेंट ये तो खड़े होकर हो गए, ऐसे ही बैठकर किए जाने वाले आसन है जैसे कि पद्मासन है, व्रजासन है, जानुशासिरासन है। तो ये आपकर बैठकर किए जाने वाले हैं। और लास्ट जो आते हैं वे आते हैं लेटकर किए जाने वाले, जैसे कि शवसासन हो गया, मकरासन हो गया, भुजंगासन हो गया और हलासन हो गया। तो स्टूडेंट जिम में भी स्टैंडिंग, सिटिंग और लेइंग एक्सरसाइज होती है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा योगा में भी है, यानी कि यहाँ पर भी हम खड़े होकर, लेटकर और बैठकर तीनों प्रकार से आसन करते हैं। तो यही थे हमारे स्थिति के अनुसार। थर्ड हमारा आता है जटिलता के अनुसार। तो अब हम बात कर लेते हैं जटिलता के अनुसार यानी कि डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम प्रारंभिक आसन की बात करें तो ये सरल और नए साधकों के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि जो सबसे इजी होते हैं, यानी कि अगर आप शुरुआत करनी है आपको तो आप आरंभिक आसन से कर सकते हैं जो कि सरल होते हैं और सबसे इजी होते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ताड़ासन हो गया या वज्रासन हो गया। सेकंड आते हैं आपके मध्यम आसन। मध्यम आसन कौन से होते हैं, यानी कि ये आपका सेकंड स्टेप होता है, यानी कि थोड़ा अभ्यास करने पर आप इनको कर सकते हैं, जैसे कि आपके भुजंगासन हो गए, शलभासन हो गया, त्रिकोणासन हो गया। थर्ड आपका आते हैं एडवांस जटिल आसन, जो कि आपका लास्ट स्टेज होता है और ये आपके थोड़े टफ आसन होते हैं, यानी कि अधिक लचीलेपन और शक्ति की आवश्यकता इसमें आपको होती है। तो इसमें आपका आता है शीर्षासन, मयूरासन और पद्मासन। तो स्टूडेंट जो हमारे आसन है ये हमारे एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यानी कि डायरेक्ट हार्ड मत करो, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, तो आप तभी अपने जो आसन है उनको परफेक्ट कर पाओगे। तो यही थे हमारे जटिलता के अनुसार आसन के प्रकार। तो यहीं तक थे हमारे आसन के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हठ प्रदीपा में वर्णित 15 आसन। तो अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट की, कि जो हमारी हठ योग प्रदीपिका है उसमें 15 मेन आसन बताए गए हैं, जो कि हमारे स्वामी स्वात्मा राम जी ने दिए थे। तो उन्होंने 15 प्रमुख आसनों का वर्णन किया था, जैसे कि आप सभी इनको 15 प्रमुख आसन को आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि आपका स्वास्तिक आसन हो गया, वीरासन हो गया, कुर्मासन हो गया, धनुरासन हो गया, पाशासन हो गया, मयूरासन हो गया, पद्मासन हो गया। तो ये सभी 15 के 15 आसन आपको याद कर लेने थे, यानी कि 15 की एक आसान लिस्ट बना लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे आपके इससे भी बन सकते हैं। तो यही थे आपके हठ योग प्रदीपिका में वर्णित 15 आसन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आसन के लाभ। तो अब आप बेनिफिट के बात करिए आसन के। तो बेनिफिट इसके आपका चारों रूपों में है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो शारीरिक में यही है कि आपका पाचन सुधार होता है, रक्त संचार बढ़ता है और शरीर लचीला और मजबूत होता है, यानी कि डाइजेशन बेटर के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए और बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें आसन करने चाहिए। सेकंड हमारा आता है मानसिक, यानी कि हमारे मानसिक लाभ क्या है, तो एकाग्रता, शांति और चिड़चिड़ापन कम, यानी कि स्ट्रेस को कम करता है। साथ साथ जो हमारी एकाग्रता है, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाता है। सामाजिक की अगर हम बात करें, सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलन, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि जो हमारा बिहेवियर है उसको भी ये सुधारता है। फोर्थ आता है आध्यात्मिक, यानी कि ध्यान और समाधि की तैयारी। तो मेडिटेशन में भी ये हेल्प करता है।
तो अगर आपको एग्जाम का स्ट्रेस है और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप डेली योगा कीजिएगा। आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, वो शांत रहेगा। तो यही थे हमारे आसन के लाभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है आसन के सिद्धांत को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं आसन के सिद्धांत, यानी कि उसके कुछ रूल्स। तो इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने हैं कि आपको कभी भी जो आसन है वो तेज तेज नहीं करने चाहिए और कभी कभी छोड़ छोड़ कर नहीं करने चाहिए। अगर आपको अभ्यास करना है तो धीरे धीरे और नियमित करें, यानी कि स्लोली करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। सेकंड आता है खाली पेट या भोजन के 3 घंटे बाद, यानी कि आप खाली पेट करें और आपका एक समय भी होना चाहिए, या तो सुबह या शाम। और अगर आपको भोजन खाने के बाद भी करना है तो भोजन के अच्छे से पचने के बाद, यानी कि भोजन के अप्रोक्स 3 घंटे बाद आपको आसन करना चाहिए। थर्ड आता है श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखें, यानी कि जो आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको आपको कंट्रोल में रखना है। फोर्थ आता है शांत वातावरण और ढीले कपड़े, यानी कि पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए। अगर आप कोई टाइट कपड़े पहनकर आसन करते हैं तो वो आपका सही नहीं होता। आपको बहुत ही ढीले कपड़े और शांत वातावरण, जैसे कि खुली हवा में आपको बैठकर आसन करने चाहिए। फिफ्थ आता है कठिन आसन में जल्दबाजी ना करें, पहले सरल आसन पर अभ्यास करें। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, आसन आपके 3 प्रकार के थे, कठिन, मध्यम और सरल। तो सबसे पहले आपको सरल से स्टार्ट करना है, उसके बाद मध्यम, उसके बाद कठिन। तो डिफिकल्ट आसन में जल्दी मत करो, धीरे धीरे आप अभ्यास करो। तो जैसे जिम में वार्म अप जरूरी है, वैसे ही जो योगा है उसमें भी पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यही थे हमारे आसन के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो आसन है वो योगा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारे बॉडी और माइंड, यानी कि जो हमारा शारीरिक और मानसिक है स्वास्थ्य है, उन दोनों का ही एक स्टेबल बनाता है, उनको मजबूत करता है। और 15 जो प्रमुख आसन है वे हमारे हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है। तो स्टूडेंट जो रेगुलर प्रैक्टिस है, यानी कि नियमित अभ्यास है, उससे करने से ही जो फ्लेक्सिबिलिटी और पीस है वो हमें प्राप्त होती है। तो योगा सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, लाइफ बैलेंस करने के लिए भी होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 3 का ही आता है, चैप्टर नंबर 6। तो यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार एवं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। तो स्टूडेंट कभी नोटिस किया आपने कि सुबह उठते ही बॉडी हैवी लगती है और दिमाग भी स्लो चल रहा होता है, और कुछ लोग बस 10 से 15 मिनट में ही फ्रेश हो जाते हैं, एनर्जेटिक भी और फोकस भी। तो उनका सीक्रेट क्या है? उनका जो सीक्रेट है वो है सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत हम एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम समझेंगे कि योग की परंपरा में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का विशेष महत्व है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा एक लड़का था अमन, लेट उठता था, मोबाइल चलाता था, पूरा दिन लेजी रहता था। फिर उसने एक हैबिट स्टार्ट करी, सुबह सूर्य नमस्कार और ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। तो रिजल्ट क्या हुआ? उसकी जो बॉडी थी वो एक्टिवेट हुई, माइंड फ्रेश हुआ और स्ट्रेस भी कम हुआ। तो योगा में जो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज ही नहीं है, बल्कि कंप्लीट सिस्टम है बॉडी, ब्रीथिंग और माइंड का। तो सूर्य नमस्कार जो है वो हमारा 12 चरणों में एक अभ्यास होता है, जिसमें कि आसन, प्राणायाम और मंत्र ये सभी शामिल होते हैं। तो इसी के साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम श्वास और नाड़ियों को शुद्ध करके मन को एकाग्र करता है। तो यही था हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूर्य नमस्कार का। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। तो स्टूडेंट जो हमारा सूर्य नमस्कार है, ये हमारा 12 चरण का एक अभ्यास चरण होता है। तो आप सोचिए, आप एक साइकिल कर रहे हो जिसमें 12 स्टेप्स है, और हर स्टेप्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट को एक्टिव करता है। तो जो ये स्टेप्स है इनको आपको सिंपल फ्लो में याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको प्रणाम करना है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रणाम आसन। तो जब भी आप सूर्य के सामने जाओगे, आप उसको प्रणाम करोगे, तो यह आपका प्रणाम आसन हो जाएगा, एक अभ्यास आपका चरण हो जाएगा। सेकंड आपका जो आता है वो आता है हस्त उतान आसन, यानी कि जो आपके हाथ है उनको आपको ऊपर इस टाइप से ले जाना है, ये आपका हस्त उतान आसन हो गया। थर्ड आपका आता है पद हस्तासन,
यानी कि आपको जो पैर है और हाथ है उनको टच करना है और अपना जो सिर है वो घोड़े से मिला देना है, घुटनों से मिला देना है। उसके बाद 4 आता है अश्व संचालनासन, यानी कि आप देखिए इस प्रकार की आपकी पोजीशन आपको बनानी होती है। फिर आता है दंडासन, इस तरीके से, अष्टांग नमस्कार इस तरीके से, भुजंगासन इस तरीके से, पर्वतासन इस तरीके से, और अश्व संचालासन जो कि दूसरा पैर होता है, पद हस्तासन, हस्त उत्तानासन और पनवानासन। यानी कि जो आपके ये 12 चरण है, इन 12 चरण को आपको स्टेप वाइज याद रखना है और ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है विदाउट जिम के। तो एक ही एक्सरसाइज में आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो स्ट्रेचिंग है और जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी ब्रीथिंग है, ये तीनों ही कंट्रोल हो जाती है। तो ये 12 स्टेप आपको याद रखने हैं सीक्वेंस वाइज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूर्य नमस्कार की सावधानियों को लेकर। तो अब कुछ सावधानियां देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट रूल इसके आखिर है क्या। तो सबसे पहली सावधानी आती है, अभ्यास खाली पेट सुबह सूर्योदय के समय करें। यानी कि आपको सुबह करना होता है, जो ये अभ्यास है खाली पेट करना होता है। अगर आप सूर्य निकलने के बाद कड़ी धूप में अभ्यास कर रहे हो तो वो आपका माना नहीं जाएगा, इसलिए सुबह सूर्य उदय के समय पर ही आपको ये अभ्यास करना है। सेकंड आता है हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति चिकित्सक की सलाह ले। यानी कि अगर आप हार्ट के पेशेंट है या बीपी बढ़ता है आपका, तो आप पहले डॉक्टर से पूछ लो, उसके बाद ही आपको यह आसन करना चाहिए। इसके बाद थर्ड आती जो सावधानी आती है वो आती धीरे धीरे अभ्यास करे, जल्दबाजी ना करे। यानी कि ये जो सावधानी है ये तो आपकी हर अभ्यास में आती है, हर आसन में आती है कि जल्दी जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो और रेगुलर करो। सेकंड आता है प्रत्येक चरण में श्वास प्रश्वास का संतुलन बनाए। यानी कि जो ब्रीथिंग का आपका सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखिएगा। तो स्टूडेंट जैसे बिना वार्म अप के रनिंग करोगे तो इंजरी होगी, वैसे ही गलत योगा भी हार्मफुल हो सकता है। तो यही थी हमारी सूर्य नमस्कार की कुछ सावधानियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा बेनिफिट्स यानी का लाभ का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सूर्य नमस्कार के आखिर लाभ क्या है। तो लाभ यानी कि मेजर बेनिफिट्स अगर हम देखें तो सबसे पहला लाभ है शरीर की सभी मांसपेशियों का व्यायाम। यानी कि आपका शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है इस सूर्य नमस्कार में। साथ साथ रक्त संचार और श्वसन तंत्र की कार्य क्षमता बढ़ती है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंप्रूव होता है और आपका काम करने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। थर्ड आता है पाचन सुधरता है और वजन नियंत्रित रहता है। यानी कि वेट कंट्रोल भी आप कर सकते हो। अगर आप ज्यादा पतले हो तो आप सूर्य नमस्कार करिएगा, जिससे कि आपको भूख ज्यादा लगेगी और आपका वजन बढ़ेगा। और अगर आप ज्यादा मोटे हो तो आप सूर्य नमस्कार करिएगा, उससे आपका जो वजन है वो कम रहेगा। इसी के साथ साथ मानसिक शांति, एकाग्रता और ऊर्जा भी मिलती है। यानी कि माइंड क्लेम मिलता है, एनर्जी भी हाई रहती है और साथ साथ ये शरीर की लचक और सुंदरता को भी बढ़ाता है। तो जिम जाने का टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा, यही आपका फुल वर्कआउट हो जाता है। तो यही था हमारा सूर्य नमस्कार के लाभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप इसकी अवधारणा समझिएगा कि प्राण एवं नाड़ी की अवधारणा आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझे। प्राण को आप समझिएगा जीवन ऊर्जा, और यहीं पर जो शरीर है हमारा, इसमें 72,000 नाड़ियां ऊर्जा मार्ग मानी जाती है। यानी कि जो प्राण है वो एक लाइफ एनर्जी है और बॉडी में अप्रोक्स 72,000 नाडीज यानी कि एनर्जी चैनल्स होते हैं। तो इनमें आपकी 3 नाड़ी प्रमुख होती है, पहली इड़ा, सेकंड पिंगला और थर्ड सुषुम्ना। तो ये जो नाड़ी होती है स्टूडेंट, ये नाड़ी शोधन ये सभी शुद्ध होकर प्राण प्रवाह संतुलित करती है। यानी कि अगर आप नाड़ी शोधन करते हो तो आप इन चैनल्स को क्लीन कर रहे हो और इनको संतुलित कर रहे हो, उसी को कहते हैं हम नाड़ी शोधन। तो यही थी हमारी प्राण एवं नाड़ी की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नाड़ी शोधन की विधि को लेकर। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर नाड़ी शोधन करते कैसे है। तो नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे पहले आपको सुखासन या पद्मासन में बैठना है। यानी कि आपकी जो कंफर्ट स्थिति है आपको सबसे पहले उसमें बैठना है। उसके बाद आपको दाएं हाथ से नासिका को नियंत्रित करना है विशेष मुद्रा में। यानी कि जो राइट हैंड से नोज है उसको कंट्रोल करना है, नोज को। जिस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, ये जो आपका है ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है। उसके बाद आपको पहले बाएं नासा छिद्र से श्वास ले, दाएं से छोड़े। यानी कि पहले आप बाएं नाक से सांस लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। तो यही जो चक्र है ये चलता रहता है, इसे ही बार बार दोहराए। तो यही आपका एक साइकिल होता है, इसे ही आप कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम।
तो जैसे एसी फिल्टर क्लीन होता है तो हवा फ्रेश आती है, वैसे ही नाड़ी शोधन से जो बॉडी और माइंड है वो भी फ्रेश हो जाता है। तो यही थी नाड़ी शोधन की विधि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम की सावधानियां। तो अब हम इसकी कुछ सावधानियां भी देख लेते हैं। सावधानियां क्या है? तो सबसे पहला आता है खाली पेट और शांत वातावरण में करें। यानी कि ये आपका खाली पेट करना चाहिए और एकदम शांत वातावरण में जहां कोई भी शोर शराबा ना हो। सेकंड आता है बहुत तेज गति में ना करे, सहज और धीमा अभ्यास करें। यानी कि ऑक्सीजन लेवल ये इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए आपको स्लो प्रैक्टिस करनी होगी। और साथ ही बच्चों, गर्भवती महिला और रोगियों को चिकित्सक की सलाह आवश्यक होनी चाहिए। तो प्रेग्नेंट होती है जो लेडी, जो पेशेंट्स होते हैं, उनको डॉक्टर की एडवाइस लेनी जरूरी है। और जब आप इसकी शुरुआत करें तो कम समय से प्रारंभ करें, लेकिन धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ाते जाइएगा। तो योगा में स्पीड नहीं, कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो यही थी हमारी नाड़ी शोधन प्राणायाम की सावधानियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ। तो अब हम इसके बेनिफिट्स यानी कि लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, यानी कि जो आपका ऑक्सीजन लेवल है उसको इंक्रीज करता है नाड़ी शोधन। सेकंड आता है मानसिक तनाव और चिंता कम करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। थर्ड आता है मन को एकाग्र, चित्त और स्थिर करता है, यानी कि माइंड को शांत और फोकस रखता है। फोर्थ आता है दमा, साइनस, रक्तचाप और श्वसन रोगों में लाभकारी, यानी कि अस्थमा, साइनस, इनमें हेल्पफुल होता है। और मेडिटेशन में भी हेल्प करता है, ध्यान और आत्मिक साधन में सहायक होता है। तो अगर आप एग्जाम के पहले एंजाइटी फील करते हो तो 5 मिनट नाड़ी शोधन कर लीजिएगा। आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वो स्टेबल हो जाएगा। तो यही था नाड़ी शोधन प्राणायाम के लाभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो सूर्य नमस्कार है वो 12 आसनों का एक अभ्यास है जो कि शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है। यानी कि 12 स्टेप्स का फुल बॉडी वर्कआउट ही सूर्य नमस्कार है। नाड़ी शोधन क्या है? नाड़ियों की शुद्धि और प्राण प्रवाह का संतुलन, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। यानी कि हमारी ब्रीथिंग और माइंड को कंट्रोल करने की तकनीक ही नाड़ी शोधन है। और ये दोनों मिलकर ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो जिम बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो योगा है वो लाइफ को बैलेंस करता है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी डेली 10 मिनट में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम स्टार्ट करो। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। इसके बाद इसी के साथ ही जो हमारा सिलेबस है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का, ये भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 3 ही यूनिट थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये था हमारा योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।